गोबर खाद ज़्यादा बेहतर है गार्डनिंग के लिए या वर्मी कंपोस्ट? अगर जो भी लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेते हैं या मैं कहीं कोई मुझे विजिटिंग के लिए बुलाता है या कोई भी पर्सनली मुझसे कुछ भी कमेंट करके पूछता है या इन्फॉर्मेशन लेता है, तो उसका यही क्वेश्चन होता है। और ये ऐसे ऐसे लोगों का क्वेश्चन होता है जो कई कई साल से गार्डनिंग कर रहे हैं। तो कौन सा बेटर है, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद? या फिर अगर हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है तो क्या गोबर खाद डालने की ज़रूरत है? गोबर खाद डाल दिया तो क्या वर्मी कंपोस्ट डालने की ज़रूरत है? कौन सा ज़्यादा सेफ़ है? कौन सा ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देता है? भाई ये क्वेश्चन बहुत बहुत आता है, तो आज मैंने सोचा मैं कमेंट्स में इसका बहुत आंसर देती हूँ। पर्सनली जो लोग मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं प्लांट के रिगार्डिंग, उनको भी मैं बताती हूँ। बट मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली को भी ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर किया जाए। कल जो मैंने आपको फालसा प्लांट की, फ्रूट प्लांट की रिपोर्टिंग की थी, उसी की जो मिट्टी बची है उसमें आज मैं करौंदे का प्लांट लगाने जा रही हूँ। और जो भी मिट्टी बचेगी उसके बाद स्वीट पोटैटो वाइन है, उसको भी मैं बाद में उसी मिट्टी में, मतलब 3 प्लांट को मैं उसी मिट्टी और थोड़ा कंपोस्ट उसमें मिलाकर मैं लगा रही हूँ। और बाद में तो मेरे पास कचरा भी नहीं बचा था, फिर मैंने ऐसे ही उसको लगा दिया था। तो आज जो है मैं ये क्वेश्चन जो मुझे इतना ज़्यादा आता है उसका आंसर देखिए मैं कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये कि पहले कोई भी चीज़ है उसकी अगर हमें नॉलेज है तो उसका हम बेहतर यूज़ कर सकते हैं। और उसके नाम पे जो हमको बेवकूफ़ बनाया जाता है नर्सरी में या और भी कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो बेवकूफ़ बनने से हम बच जाते हैं। दरअसल जब मुझे नॉलेज नहीं थी तो मेरा भी बहुत बेवकूफ़ बना और बहुत पैसा मैंने इस चीज़ में बर्बाद किया है। तो आज मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको देखिए क्या होता है, कुछ जगह पर सिटीज़ में बता रही है स्पेशली, गोबर खाद बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है। गांव में वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं होता है, गोबर खाद होता है। तो क्या इनमें डिफरेंस है, क्या ये एक है, इनका रिजल्ट कैसा रहता है, आज सारा कुछ वही मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। देखिए अगर जानकारी पसंद आए, काम आज मैं बिल्कुल शेयर नहीं कर रही हूँ, रिपोर्टिंग कर रही हूँ, आप खुद देखते भी रहिएगा कि कैसे मैं कर रही हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कि मुझे सूखे पत्ते ही चाहिए, मुझे जो भी रिसोर्सेज मिल जाता है मैं उसके साथ अपने प्लांट्स को लगा लेती हूँ। और ये सब मैं इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये सब चीज़ डिकम्पोज होकर प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं और कहीं ना कहीं मिट्टी को लाइव बनाते हैं, केचुआ डेवलप करने और अदर माइक्रोब्स को डेवलप करने में मिट्टी में हेल्प करते हैं। मिट्टी लाइव हो जाती है तो सब कुछ आप अपनी मिट्टी में डाल सकते हो और बहुत ज़्यादा आपको कंपोस्ट की नीड नहीं होती। तो चलिए बात करते हैं कि पहले तो लोगों को यही नहीं मालूम है कि गोबर खाद एक्चुअल में क्या है और वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो पहले सबसे पहले मैं ये बताती हूँ, फिर इन दोनों के पॉजिटिव पक्ष भी बताऊंगी और नेगेटिव पक्ष भी बताऊंगी, ताकि आप खुद डिसाइड करें कि आपको कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा आपको मिल जाए, क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोबर खाद की। गोबर खाद क्या होता है, बहुत से लोग जो है ये समझते हैं कि जो जानवर होते हैं और वो गोबर करते हैं और उसको 1-2 महीना रखो या 1 महीना रखो और वो खाद में जो है तब्दील हो जाता है, या वही गोबर जो होता है वही खाद होता है। तो बट ऐसा नहीं होता है। गोबर खाद को मिट्टी एक ऐसी जगह पर, स्पेशली जो है कच्ची जो जगह होती है मिट्टी में, वहाँ पे इसको जो है डंप कर दिया जाता है और 1 साल तक इसमें माइक्रोबल एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारे डीकम्पोजर्स इसके अंदर डेवलप होते हैं और ये फर्मेंट होता है और एक तरीके से बहुत सारे कीड़े मकोड़े इसको पूरी तरीके से डीकम्पोज करके एक बेहतरीन खाद के रूप में चेंज करते हैं। और ऐसा करने में कम से कम 10 से 12 महीने का समय लगता है, यानी एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, 10 से 12 महीने का ये टाइम ज़रूर ले लेता है। अब इसके बाद आ जाता है एक दूसरा वो हाँ, इसमें आप बात करो न्यूट्रिएंट की, तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि गोबर खाद डाल दिया तो गोबर खाद में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि 90% सिर्फ नाइट्रोजन होती है, क्योंकि जो ये गोबर खाद है, ज़्यादातर जो जानवर हैं वो जो देखिए क्या होता है, सारे मोस्टली क्या है, जानवर जो है हरी पत्तियाँ, हरे इस तरह का वो खाती हैं। वो जो भी खाते हैं वही जो गोबर करते हैं वही उसके अंदर न्यूट्रिएंट होता है। कहने का मतलब वो किचन का कचरा नहीं खा रहे, वो अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहे, वो सिर्फ हरी पत्तियां खाते हैं या सूखा भूसा खाते हैं। तो
तो उससे जो निकलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 90% जो है उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन या फिर 10% अदर कार्बन अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए किसी भी पेड़ की या किसी भी प्लांट की फल फूल उनको जो है सॉरी फल फूल नहीं, उसकी जो शाखाएं हैं, उसकी जो पत्तियां हैं, उनको ग्रोथ करने के लिए। अब दूसरी तरफ जो वर्मी कंपोस्ट है वो क्या है एक्चुअल में? वर्मी कंपोस्ट क्या है? एक तरीके से जो वर्मी गोबर होता है उसको खरीदते हैं, ताज़ा गोबर, और उसमें वर्मीज़ को छोड़ दिया जाता है, और वर्मीज़ जो है उसको खाकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने जो भी खाते हैं वो डेली डेली खूब सारा, बस उनका काम है पूरे दिन खाना, और जो भी वो वेस्ट करते हैं, जो भी उनके शिट होते हैं, वही वर्मी कंपोस्ट होता है। इसे वर्मी कंपोस्ट कास्ट भी बोलते हैं बहुत से लोग, मतलब जो वर्मीज़ है उनकी एक तरीके से पोटी होती है वो। आपने भी देखा होगा कई बार जो है कि उसमें जो वो होते हैं ना गमले, उसके अंदर जो है गोल 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 से हो जाते हैं, तो कुछ जो है और अब बहुत ही ऐसी भुरभुरी सी मिट्टी हो जाती है, तो वो एक तरीके से क्या है, वो वर्मी कंपोस्ट जो खाते हैं वो उसकी अपनी जो वेस्ट करते हैं वही वर्मी कंपोस्ट होता है। तो और वो मोस्टली क्या खिलाकर जो वर्मी कंपोस्ट मार्केट में मिलता है वो मिलता है गोबर, और गोबर में क्या होता है, ज़्यादातर नाइट्रोजन होता है। और ये जो है गोबर खाद 1 साल का टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का टाइम लगता है। अब जो लोग गोबर वर्मी कंपोस्ट हमें देते हैं तो उस पर के कट्टों पर या उन पर ज़रूर वो लिखते हैं कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको न सिर्फ नाइट्रोजन देता है, उसमें अदर 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 ये सब लिखा होता है। बट अगर कायदे में देखा जाए तो उनके पीछे की अगर उसमें झांका जाए या कह लीजिए डीएनए टेस्ट करा जाए उनका, तो आप यही पाओगे कि सिर्फ और सिर्फ जो खा रहे हैं वर्मीज़ वही तो उनका वेस्ट में न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। भाई एक जो वर्मीज़ है ना उसके अंदर इस तरह की मशीन भगवान ने फिट करके भेजी है कि उसका काम है तुरंत उस चीज़ को खाना, और जो वेस्ट तुरंत के तुरंत डिकम्पोज करके तुरंत खाद के रूप में चेंज कर देना। इसीलिए मैं जो है ना आपसे बोलती हूँ कि मिट्टी में केंचुआ डेवलप कर लो। जो भी आप एकदम डालोगे वो काम जो है उसका इतनी जल्दी, जो आप बाहर जाकर वर्मी कंपोस्ट खरीद कर लाते हो वो आपके गमलों में हो जाएगा। आप उसमें हरा वेस्ट डालोगे तो वो नाइट्रोजन वाला काम करेगा। ये बात मैं आपको कई बार, किचन वेस्ट डालोगे जैसे पोमीग्रेनेट्स में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है अदर, तो हर वो मिट्टी को हमारे आयरन की कमी नहीं होगी अगर वो डालेंगे। सिट्रिक फूड में फल फूल को फास्फोरस अधिक होता है, पोटाश अधिक, सल्फर अधिक होता है प्याज के पत्तों में, तो और वो सब खाते हैं भाई, केचुआ सब खाता है। तो अब क्या है, कहने को तो वर्मी कंपोस्ट में सब कुछ है बट उसमें भी नाइट्रोजन ही होता है, और वो भी पौधे को हरा भरा रखने में, ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब दोनों में इतना, मैं दोनों का अदर मैं पक्ष बताती हूँ। पहले बात कर लेते हैं कॉस्ट को लेकर। एक बुग्गी खाद हमारे यहाँ 700 रुपीज़ में मिलता है, जिसमें 10-12 कट्टे हमारे गोबर खाद की बन जाती है। अब जो वर्मी कंपोस्ट है वो 40 किलो का कट्टा हमारे यहाँ 500 रुपीज़ में मिल रहा है, कहीं थोड़ा बहुत 10-20 रुपये नीचे ऊपर हो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ पर एक बुग्गी खाद मिल रहा है आपको 700 रुपीज़ में, और कहाँ पर एक कट्टा 40 किलो का मिल रहा है 500 में। तो अगर आपके 4-5 कट्टे लेते हो तो 2-2,5-3 हज़ार रुपये का तो आपका ही हो जाए। तो पहली बात तो कॉस्ट फ्रेंडली आप देख लीजिए जो आपको। दूसरा, जो गोबर खाद है वो ज़्यादातर जहाँ पर जानवर होते हैं, जहाँ पर होते हैं वहाँ पर शायद और भी सस्ते रेट में मिल जाए, वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर आप उसको मिट्टी में कहीं ऐसी जगह रखते हो जल्दी फर्मेंट हो जाएगा, और अगर मिट्टी में केंचुआ है तो अधकचरा खाद भी आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर आप 2-4 महीने का भी खाद डाल रहे हो, मिट्टी में केंचुआ तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं है। अब आप सुनिए वर्मी कंपोस्ट के फ़ायदे। जब हम वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, एक तरीके से बिल्कुल फुल ऐसा फूड होता है रेडी टू यूज़। गोबर का खाद डायरेक्ट प्लांट को फ़ायदा नहीं करता, उसके अंदर के जो अगर माइक्रोब्स हैं वो उसका जो न्यूट्रिएंट लेते, जैसे केंचुआ है वो उसको खाएगा, गोबर को, उसका फूड है वो, और फिर जो वेस्ट करेगा वो उसको मिलेगा। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है वो बिल्कुल रेडी टू यूज़ होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है उसका वेस्ट होता है केंचुए का, वो तुरंत डालोगे तुरंत उसका जो फास्ट रिजल्ट है वो वर्मी कंपोस्ट का आपको ज़्यादा दिखाई देगा। मतलब अगर प्लांट की ग्रोथ पे काम करना है, प्लांट्स के लिए काम करना है, मिट्टी के लिए नहीं, हमारे अंदर जो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया है केंचुआ, उसके लिए नहीं वो काम करता, क्योंकि वो तो केंचुआ का खुद ही वेस्ट है। तो अगर आपको प्लांट की ग्रोथ चाहिए, प्लांट में वो चाहिए, तो वर्मी कंपोस्ट आप डालें। अगर आपको ये है कि हाँ हमें अपने बजट भी देखना है और हमें मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स
भी चाहिए और मिट्टी की जो है लाइव बनाना, उनकी जो दुनिया है उसको भी खाना चाहिए। तो आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि क्या हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया तो गोबर, नहीं भाई, दोनों एक ही है। बस इतना ये होता है कि इसको डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है वर्मी कंपोस्ट को। उसका तुरंत कोई अगर केंचुआ नहीं है, कुछ नहीं है, मिट्टी में ये नहीं है, तब भी उसका रिजल्ट तुरंत के तुरंत दिख जाता है, तुरंत उसको मिल जाता है प्लांट को। लेकिन गोबर खाद को उसको डाइजेस्ट करने के लिए, प्लांट तक पहुंचाने के लिए केंचुआ चाहिए, माइक्रोब्स चाहिए, और उसका रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट मिलता है। लेकिन रिज़ल्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, क्योंकि इस गोबर खाद के जरिए हम केंचुआ पाल लेते हैं, हम अदर माइक्रोब्स को खाना देते हैं कि तो एक तरीके से लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट रहता है। मिट्टी में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट, लंबा रिज़ल्ट इसी का रहता है गोबर खाद का। पॉकेट फ्रेंडली होता है। लेकिन अगर नहीं मिलता है और तो हमें मिलता है वर्मी कंपोस्ट, तो हम उसको भी डाल सकते हैं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि मात्रा कितनी डालें, तो भाई मैं ये भी बता देती हूँ आपको। क्योंकि गोबर की खाद जो है एक लॉन्ग टाइम तक अगर वो ज़्यादा भी डलते थोड़ी मात्रा में, तो धीरे धीरे कंपोस्ट तक तो कोई नुकसान नहीं करती। वर्मी कंपोस्ट थोड़ी ज़्यादा करती है, क्योंकि नेचुरल खाद है तो नुकसान नहीं करती। मिनिमम आपको एक मुट्ठी मतलब एक पस्सो, दोनों हाथों को लगाए, एक पस्सो खाद 1 महीने में 10 से 12 इंच के पॉट में ज़रूर डालनी चाहिए। गोबर खाद की मात्रा भी और ये भी, ये नेचुरल है, कोई नुकसान नहीं करती। हाँ, गोबर की खाद को गर्मियों में कई बार डालने से इसलिए बचा जाता है क्योंकि कई बार अधगली खाद डल जाती है, जिसकी वजह से जो गैस निकलती है मीथेन, वो नुकसान दे जाती है, बस और कुछ नहीं। बाकी तो अगर आपके मिट्टी में, मैंने बार बार बोलूँगी, केंचुआ है तो बेधड़क आप गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए। सस्ता भी है, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट भी है। तो दोनों चीज़, आज दोनों पक्ष मैंने आपको समझा दिए हैं, दोनों के नेगेटिव पॉजिटिव, जो आपको लगे सही। और अगर आप अब भी ये कहें कि एक डाल दिया दूसरा डालना है, तो भाई मेरी मेहनत तो बेकार है। तो इन्फॉर्मेशन पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।